इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त हिंदुस्तान ने इतिहास बना दिया है। दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों को हमने पीछे छोड़ दिया है। 2 करोड़ 22 लाख वैक्सीन हिंदुस्तान में आज ही लगी है और गिनती अभी जारी है। कोई सोच सकता था कि एक दिन में ऐसा हो सकता है? यह हुआ, मगर हुआ कैसे? यह इसलिए हुआ क्योंकि लीडर नरेंद्र मोदी हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्शन नरेंद्र मोदी का है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मतलब मोदी। लेकिन मोदी है क्या? मोदी काम कैसे करते हैं? मोदी सोचते कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमने 71 साल के नरेंद्र मोदी की 71 कहानियां तलाशी हैं। बहुत ही ऐसी बातें जो कोई आज तक नहीं जानता। हमने बहुत ही विश्वसनीय तरीके से रिसर्च करके उनका पता लगाया है। इनमें से कई बातें तो प्रधानमंत्री ने खुद बताई हैं। इन 71 कहानियों से आपको पता चलेगा कि जिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन हम मना रहे हैं उनकी जीवनी क्या है। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर इंडिया ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शाम 5 बजे 2 करोड़ के मार्क को पार कर गया। 9 घंटे में 2 करोड़ डोज, यानी हर एक घंटे में 22,22,000 डोज, हर एक मिनट में 37,037 डोज और हर सेकंड में 617 डोज। भारत ने आज कोरोना वैक्सीन के जितने टीके लगाए वो 175 देशों की आबादी से ज्यादा है। भारत ने जिस वक्त एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का टारगेट अचीव किया, उस दिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री उस वक्त एससीओ की मीटिंग में अफगानिस्तान पर बोल रहे थे। संयोग से मोदी तब दुनिया को यह बता रहे थे कि अफगानिस्तान को कोरोना संकट से निकालने में भारत क्या कर सकता है। अफगानिस्तान में गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का है। फाइनेंशियल और ट्रेड फ्लोज में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है। साथ में कोविड की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है। नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है कि तालिबान का इलाज कैसे करना है। इलाज का तरीका वही होगा जो भारत बताएगा। एससीओ की बैठक में नरेंद्र मोदी ने खरी खरी बात की, जिसे पूरी दुनिया ने सुना। तालिबान पर इतनी बड़ी बात। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। वर्ल्ड लीडर्स के सामने क्या नरेंद्र मोदी को भी कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस ऐसे देशों के लीडर से मिलते समय मोदी क्या सोचते हैं? इन सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो प्रधानमंत्री से ही सुनिए। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बैठकों में मोदी किस फीलिंग के साथ सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। जब गुजरात में काम करता तो मेरे मन में रहता था, भाई मैं नहीं हूं, 6 करोड़ गुजराती हैं, ये मेरे मन में रहता है। और अभी दुनिया के किसी भी लीडर को मिलता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं मिलता हूं, मुझे ये लगता है कि 130 करोड़ देशवासी हैं। विदेश नीति को नए आयाम देने में मोदी को महारत हासिल है। वो नेताओं के साथ पर्सनल केमिस्ट्री पर जोर देते हैं। इसलिए भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध अब नए आयाम पर है। मोदी और पुतिन की मुलाकात का एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है, जब वो 6 घंटे लगातार बात करते रहे थे। दरअसल मोदी लंबे चौड़े सफर के बाद मॉस्को पहुंचे थे। तापमान -11 डिग्री सेल्सियस था और वहां से उन्हें होटल रवाना होना था। लेकिन इसी दौरान उन्हें मैसेज आया कि व्लादिमीर पुतिन इसी वक्त मिलना चाहते हैं और क्रेमलिन में उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से कहा गया कि यह मीटिंग ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट तक चलेगी।
मोदी फ्लाइट जर्नी के बाद थके हुए थे, लेकिन इसके बावजूद रात 10 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 मिनट की यह मुलाकात 6 घंटे तक चली। सुबह 4 बजे तक दोनों के बीच बात होती रही। दो देशों के प्रधानमंत्री बिना किसी बड़े सिक्योरिटी कवर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाएं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। मोदी एक बार सिंगापुर में स्पेशल प्रोग्राम के लिए गए थे। वहां की नोट स्पीकर थे और खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑडियंस में बैठकर मोदी का लेक्चर सुन रहे थे। मोदी का लेक्चर खत्म हुआ तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री की पत्नी ने मोदी को लंच के लिए इनवाइट किया। हालांकि इस बार यह लंच किसी बड़े होटल में नहीं, बल्कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में था। दरअसल सिंगापुर में खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक भारतीय रेस्टोरेंट में ले गए। वहां गिनती की 3 टेबल थी और इसी जगह प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पर साउथ इंडियन डिशेस ऑर्डर की गई। लगातार 4 महीने तक सिर्फ एक टाइम का खाना खाकर रहना आपको ये असंभव लगता होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा ही करते हैं। मोदी चतुर्मास में 2 वक्त खाना नहीं खाते। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी तक 4 महीने के समय को हिंदू पंचांग में चतुर्मास माना गया है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इन 4 महीनों के दौरान मोदी एक वक्त का उपवास रखते हैं। और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, गंगा मैया की साफ सफाई के लिए नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल से अपने तोहफे दान में दे रहे हैं। मोदी के जन्मदिन पर कल्चरल मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री को मिले तोहफों की ई नीलामी कर रही है। ये नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस नीलामी में 1300 गिफ्ट शामिल किए गए हैं। ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपनी जेवलिन प्रधानमंत्री को गिफ्ट की थी। ई नीलामी में उसका बेस प्राइस 75 लाख रखा गया है। इसी तरह बॉक्सर लॉलिना बोरगोहेन ने अपना ग्लव्स मोदी को दिया था। उसकी बोली 80 लाख से शुरू होगी। टोक्यो ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों के सिग्नेचर वाले स्टॉल की बोली 90 लाख से शुरू होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम को राम मंदिर की रेप्लिका भेंट की थी। ई नीलामी में उसे भी खरीदा जा सकता है। बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कुर्सी संभालने के बाद कुछ ही दिनों में उनका सरकारी बंगला तोहफों से भर गया। मोदी ने सभी गिफ्ट सरकारी ट्रेजरी में जमा करा दिए। तब अफसरों की समझ में नहीं आया कि आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों करवाया। कुछ महीने बाद मोदी ने उन तोहफों का वैल्यूएशन करवाया और नीलामी शुरू कराई। हर साल मोदी वो पैसा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए दान देते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब दिल्ली आए तब तक तोहफों की नीलामी से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम गरीब बेटियों की पढ़ाई के काम आ चुकी थी। पीएम मोदी कई बार अपने बाएं हाथ से लोगों का अभिवादन करते नजर आते हैं। कई इवेंट में बाएं हाथ से ताली बजाते हुए उन्हें देखा गया। साल 2015 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में उन्हें बाएं हाथ से चाय सर्व करते हुए नजर आए थे। चाय पर चर्चा के दौरान न सिर्फ बराक ओबामा को बाएं हाथ से चाय सर्व की, बल्कि इसी हाथ से खुद भी चाय पी। इस तरह ही सलमान और इंडोनेशिया के पीएम के साथ भी मोदी बाएं हाथ से पतंग उड़ाते हुए नोटिस किए गए। ये तस्वीर मोदी के गोल्फ खेलने की है। उनके बाएं हाथ में गोल्फ स्टिक है। इसका अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि वो अपने सीधे और उल्टे दोनों हाथों से काम करते हैं, क्योंकि कुछ लिखने के लिए नरेंद्र मोदी दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। कई कविताएं लिखी, कई किताब लिख चुके हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उन कविताओं को याद रखना प्रधानमंत्री के लिए सबसे मुश्किल काम है। वो अपनी लिखी हुई कविताएं भी याद नहीं रख पाते। कई बार याद करने की कोशिश की, लेकिन जब जब सुनाने का मौका आया वो एक लाइन से ज्यादा नहीं सुना सके। कुछ इस तरह ही मोदी रास्तों को याद नहीं रख पाते। जिस रास्ते से कई बार भी गुजरे हों, लेकिन अगर उस रास्ते के बारे में उनसे पूछा जाए तो उसके बारे में बता नहीं पाते। रास्ता भूलने से जुड़े कई वाकये उनके करीबी सुनाते हैं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में नरेंद्र मोदी के बुलाने पर आए थे। बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में संगठन का कामकाज देख रहे थे। एक दिन नरेंद्र मोदी ने अटल जी से मुलाकात के दौरान बीजेपी कार्यालय आने का न्योता दिया। मोदी ने कहा 11 अशोका रोड पर आइए। कुछ देर मोदी की तरफ देखने के बाद अटल जी ने जवाब दिया, क्या जरूरत है? मोदी ने जवाब दिया, अटल जी तो कई बार 11 अशोका रोड पर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पहली बार आएगा। अटल जी फौरन तैयार हो गए। ये वही दौर था जब मोदी ने बापू आप्टे के साथ मिलकर बीजेपी ऑफिस की सजावट की और अटल जी के लिए खुद कुर्सियां तक लगाई थी। मोदी संघ प्रचारक थे, नाथाभाई झगड़ा, जो पहले जनसंघ के संगठन मंत्री थे और बाद में बीजेपी के संगठन मंत्री भी बन गए। उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। उस दौरान विकल्प के तौर पर एक नौजवान की तलाश शुरू हुई। एक रोज मोदी को फोन आया। ये कॉल था सरसंघ संचालक बाला साहब देवरस का। मोदी से आबाजी थत्ते ने बात की और कहा कि देवरस जी ने मिलने के लिए मुंबई बुलाया है। मोदी तय तारीख पर मुंबई पहुंचे और उनकी मुलाकात बाला साहब से हुई। मोदी को लेकर देवरस एक कमरे में गए। अब तक मोदी अनजान थे कि आखिर उन्हें मुंबई क्यों बुलाया गया है। कमरे के अंदर सरसंघ संचालक ने नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए। ये सवाल जनसंघ के उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण में संगठन की भूमिका से जुड़े हुए थे। चंद मिनटों की मुलाकात में ही मोदी ने अपने सटीक जवाबों से बाला साहब देवरस को प्रभावित कर दिया। दोनों के बीच करीब 6 घंटे तक बातचीत हुई और आखिर में मोदी को उनके नए काम के बारे में बता दिया गया। उसी दिन तय हुआ कि मोदी को अब भाजपा में काम करना होगा। ये बात 1986 की है। मोदी पार्टी की हर छोटी और बड़ी बैठक में जाकर एक कोने में बैठ जाते, चुपचाप सब सुनते और देखते, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलते। करीब 2 साल तक मोदी ऐसा ही करते रहे। सभी बैठकों में जाना और लोगों के पीछे बैठ जाना, ना किसी से कोई बात करना और ना ही किसी सहयोगी के साथ घुलना मिलना। मोदी लोगों से सिर्फ नाम पूछते और इसके बाद कुछ नहीं बोलते। मोदी ने पहले संगठन के कामकाज के तौर तरीके की हर बारीकी को समझा और जब सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा का शंखनाद हुआ तो उनकी ख्याति गुजरात से राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई। इस तरह पहली बार मोदी मीडिया रंगमंच के लिए प्रमुख पात्र बन गए थे। इतने बड़े कार्यक्रम की सबसे ज्यादा सूचनाएं अगर किसी के पास थी तो वो थे नरेंद्र मोदी। कुछ जानकारियां तो आडवाणी को भी बाद में मिलती थी। रथ यात्रा ने उनके लिए दिल्ली का रास्ता खोलने का काम कर दिया था। नरेंद्र मोदी बिना रुके धारा प्रवाह भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मोदी कभी भी किसी और का लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते। प्रधानमंत्री के हर भाषण में खुद मोदी अपना इनपुट देते हैं। नरेंद्र मोदी अपने साथ एक डायरी और कलम जरूर रखते हैं। उनके मन में जब भी कोई विचार आता है उसके पॉइंट वो डायरी में नोट करके रख लेते हैं। इस तरह छोटे छोटे विचारों से प्रधानमंत्री का बड़ा आइडिया तैयार होता है। पीएमओ की टीम और संबंधित विभाग के अधिकारियों से जरूरी इंफॉर्मेशन और डेटा लेने के बाद पीएम के अपने इनपुट और टच के आधार पर प्रधानमंत्री का भाषण तैयार होता है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम नरेंद्र मोदी और मुसलमानों के बारे में कई लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, मनगढ़ंत किस्से सुनाते हैं, लेकिन हम आपको जो कहानी दिखा रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है। बात उन दिनों की है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गांधीनगर की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट सुल्तान अलीमुद्दीन ने सोशल मीडिया के जरिए मोदी से कांटेक्ट किया तो मोदी ने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। सुल्तान अलीमुद्दीन मोदी के लिए कुरान गिफ्ट लेकर गए। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 45 मिनट तक सुल्तान अलीमुद्दीन से बात की और दोबारा मिलने के लिए बुलाया। मोदी के मुख्यमंत्री रहते सुल्तान अलीमुद्दीन 6 बार उनसे मिले और आज भी वो मोदी को अपना मेंटोर मानते हैं। पीएम मोदी खुद के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि मोदी बिल्कुल नहीं चाहते हैं स्वास्थ्य की वजह से वो देश पर या किसी पर बोझ बने। मैं चाहूंगा मेरी जिंदगी ऐसी है कि आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं। ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करे। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन।
क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन के बाद काउंटिंग के दिन मोदी क्या करते हैं? देश की आम पब्लिक हो या नेता, वो चुनाव के नतीजे जानने के लिए न्यूज चैनलों पर टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं, ताजा रुझान और परिणाम में उलझे रहते हैं। लेकिन मोदी ऐसा नहीं करते। नरेंद्र मोदी का हर काम चौंकाने वाला होता है। ठीक ऐसे ही वोटों की गिनती वाले दिन वो ना तो अखबार पढ़ते हैं और ना ही टीवी देखते हैं। सुबह उठने के बाद, रोजमर्रा का काम करने के बाद वो सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने का यह सिलसिला 2002 से चला आ रहा है। एक बार जिस शख्स से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो जाती है, फिर जिंदगी भर उसका नाम और चेहरा मोदी के दिमाग में छप जाता है। मोदी की याददाश्त से जुड़े कई वाकये उनके साथ काम कर चुके अफसर बताते हैं। एक बार बड़े अफसर मोदी के सामने एक फाइल लेकर गए। उन्होंने फाइल खोली और बंद कर दी। अफसर हैरान था कि आखिर फाइल को मोदी ने पढ़ा क्यों नहीं। वो बोले, सर कोई गलती हो गई क्या? मोदी ने अफसर को फाइल वापस की और कहा कि मुझसे अब कुछ भी पूछ सकते हैं आप इस फाइल के बारे में। मोदी ने पूरे फाइल के एक एक शब्द अफसर को सुना दिया, जो चौंकाने वाला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के करीब 18,000 गांवों का खुद दौरा किया था और हर गांव के एक एक शख्स का नाम मोदी को हमेशा याद रहता था। कोई उस गांव से आता तो मोदी फौरन बोलते, आप उस गांव से हैं जहां वो रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात की बागडोर उस वक्त संभाली थी जब भुज में भयंकर भूकंप के बाद गुजरात का मनोबल गिरा हुआ था। मोदी ने उसी कच्छ से गुजरात का पुनर्निर्माण शुरू किया जहां भूकंप का सबसे ज्यादा असर था। कच्छ के रेगिस्तानी रण में मोदी ने रण उत्सव शुरू किया, जहां पहले कोई नहीं आता था। उसे मोदी ने टूरिज्म का सेंटर बना दिया। उसी कच्छ में प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क बनवा रहे हैं। रण लोगों को बोझ लगता है, मुझे रण में हिंदुस्तान का तोरण नजर आता है। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो कॉल बैक करना कभी नहीं भूलते। अगर किसी ने उन्हें फोन किया और मोदी किसी व्यस्तता के चलते बात नहीं कर सके तो जैसे ही वक्त मिलता वो कॉल बैक करते। अगर वो कॉल बैक नहीं कर पाते तो उनका निजी स्टाफ जरूर कॉल बैक करता। लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है जब मोदी जानबूझकर लोगों को कॉल बैक नहीं करते। वो दिन है नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का। अपने जन्मदिन पर मोदी ना तो किसी का फोन उठाते हैं और ना ही किसी को कॉल बैक करते हैं। मोदी मानते हैं कि जन्मदिन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि वो लोगों की शुभकामनाओं वाले फोन कॉल रिसीव नहीं करते। एक बार मोदी की मां बीमार हो गई। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी। स्कूल से घर लौटे मोदी को भूख लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मां की तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले उन्होंने मां को दवा दी और फिर फैसला किया कि आज खाना खुद बनाएंगे। हैरान करने वाली बात यह थी कि मोदी को खाना बनाने का अनुभव नहीं था। पहले कभी भी उन्होंने खाना नहीं बनाया था। मोदी सीधे रसोई घर में गए, खाने का पूरा सामान जुटाया और पूरे परिवार का खाना अकेले बना दिया। उस दिन के बाद से जब कभी मां की तबीयत खराब होती तो मोदी पूरे परिवार का खाना बनाते और तो और तालाब पर जाकर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक धोते। इस तरह मोदी अपनी मां की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते। क्यों नरेंद्र मोदी अखबार नहीं पढ़ते हैं? सुबह उठते ही अखबार पढ़ने की आदत ज्यादातर लोगों को होती है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि नरेंद्र मोदी अखबारों से दूरी बनाकर रखते हैं। नरेंद्र मोदी अखबार नहीं पढ़ते और उनके आनंद से जीने की जड़ी बूटी यही है। वो मानते हैं कि अखबारों की हेडलाइन और खबरों को पढ़ने का मतलब टेंशन को दावत देना। आप अखबार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा और जब सवाल उठेंगे तो आप जवाब देंगे। यही जवाब कब टेंशन में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता। मस्ती और आनंद में जीने का अनोखा फंडा अपनाते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि अखबारों से दूरी बनाने वाले नरेंद्र मोदी खबरों से अनजान रहते हैं। साल 1993 विवेकानंद की 100वीं जन्म जयंती के मौके पर नरेंद्र मोदी अमेरिका के शिकागो पहुंचे थे। तब उनके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखे थे। यह देखकर लोग दंग रह गए कि मोदी सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों के साथ अमेरिका आए हुए हैं। ये अनदेखी तस्वीरें मोदी के अमेरिका यात्रा की हैं। उस वक्त मोदी ने व्हाइट हाउस के बाहर साथियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। मोदी कई जगहों पर घूमे थे। कभी यूनिवर्सल स्टूडियो में बैठे दिखे तो कभी रेत में बाइक पर सवारी करते हुए दिखे। अमेरिका यात्रा की ये तस्वीरें मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के सामने आई और उसे सार्वजनिक किया मोदी के सहयोगी भरत भाई बाराई ने, जिनके घर पर वो ठहरे थे। मैं आप सबको
से धन्यवाद करता हूं। मोदी की मातृभाषा गुजराती है, लेकिन वो फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने हिंदी कैसे सीखी, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल बात उन दिनों की है जब मोदी का बचपन वडनगर में बीत रहा था। उस दौरान उनके गांव में उत्तर प्रदेश के लोग भैंस खरीदने के लिए आते थे। ये कारोबारी दूध देने वाली भैंसों को खरीदकर मालगाड़ी में मुंबई ले जाते थे। मुश्किल ये थी कि कारोबारियों को गुजराती नहीं आती और मोदी को हिंदी। लेकिन कारोबारियों को चाय बेचते बेचते मोदी ने टूटी फूटी हिंदी सीख ली और उन्हें गुजराती सिखा दी। बाद के दिनों में जब संगठन के काम के लिए मोदी उत्तर भारत में आए तो उन्होंने पूरी हिंदी सीख ली। गर्मी के दिन थे, स्कूल के सभी स्टूडेंट एनसीसी कैंप में गए हुए थे। छात्रों के लिए कंपाउंड से निकलना मना था, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी को लेकर शिक्षकों का नजरिया ही बदल गया। कोच गोवर्धन भाई पटेल ने देखा कि मोदी एक खंभे पर चढ़े हुए हैं। उन्हें लगा कि मोदी किसी नई खुराफात के लिए खंभे पर चढ़े हैं। वो गुस्से में आग बबूला होते हुए बाहर निकले, मोदी पर चीखे। लेकिन जैसे ही वो खंभे के पास पहुंचे तो उनका गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया। मोदी के हाथ में एक जख्मी चिड़िया थी जो खंभे के ऊपर फंस गई थी और उसी की जान बचाने के लिए मोदी खंभे पर चढ़े थे। इस वाकये के बाद कोच गोवर्धन भाई समझ गए कि नरेंद्र मोदी दूसरे लड़कों से एकदम अलग है। दाग दिखता है। वडनगर में एक बार कबड्डी का आयोजन हुआ। मोदी की टीम कुमारशाला नंबर 1 छोटे खिलाड़ियों की टीम थी, लेकिन मोदी की टीम का मुकाबला टीम कुमारशाला नंबर 2 से था, जो बड़े खिलाड़ियों की टीम थी। इसके कैप्टन उमेश जी इस खेल में माहिर थे और कभी पॉइंट नहीं गंवाते थे। मोदी की टीम के साथ आए टीचर कन्हू भाई भी मानते थे कि मुकाबले में जीत बहुत मुश्किल है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मैदान में कदम रखने से पहले कई बार विरोधी टीमों के कैप्टन उमेश जी के दांव को परखा, उनके खेलने की बारीकियों को परखा और जब मोदी मैदान में उतरे तो उमेश जी की टीम को एक बार नहीं बल्कि 3 बार हराया। नरेंद्र मोदी को कैनवस का सफेद जूता तोहफे में मिला मामा की तरफ से। सफेद जूता बहुत जल्दी गंदा हो जाता था और जूते पर लगे धब्बे मोदी को पसंद नहीं आते, लेकिन मुश्किल यह थी कि जूते की पॉलिश खरीदने के पैसे भी नहीं थे। ऐसे में मोदी ने जूतों को पॉलिश करने का नायाब तरीका निकाला। वो स्कूल खत्म होने के बाद क्लासरूम में जाते और वहां पड़े चौक के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लाते, घर पर आकर चौक के टुकड़ों का पाउडर बनाते और उसी पाउडर से मोदी अपने सफेद जूतों की पॉलिश किया करते थे। मोदी का बचपन इतनी ही तंगहाली में गुजरा। बचपन के दिनों में उनके घर में आयरन नहीं था। यही वजह थी कि वो लोटे में गर्म कोयला रखकर अपनी स्कूल ड्रेस को प्रेस किया करते थे। प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक ड्राइव शुरू की। शहर से लेकर गांव तक अतिक्रमण को हटाया जाने लगा। मोदी के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। पार्टी के उन लोगों में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा था जिनके अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर ने ढहा दिया। सरपंच से लेकर मंत्री तक मोदी के इस फैसले को वापस लेने का दबाव बनाने लगे। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि चुनाव से पहले ऐसे अभियान से जनता नाराज हो जाएगी और पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। मोदी ने अफसरों की एक बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री आवास का नक्शा निकलवाया। फाइल को देखने पर पता चला कि सीएम हाउस भी अवैध अतिक्रमण की लिस्ट में है। बस फिर क्या था, मोदी ने अफसरों को आदेश दिया कि फौरन उस हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। ठीक ऐसे ही किया गया। मोदी के इस फैसले के बाद किसी नेता या अफसर ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान की सिफारिश नहीं की। क्या आप यकीन करेंगे कि आज बेहद गंभीर दिखने वाले नरेंद्र मोदी बचपन में बहुत शरारती थे। वो इतने शरारती थे कि किसी मैरिज पार्टी में मोदी अपनी टोली के साथ पहुंचते तो शहनाई बजाने वालों की खटिया खड़ी हो जाती। आखिर ऐसा क्या करते थे मोदी? तो शादी जहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती है और शहनाई वाले बजाते हैं, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। तो हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहाँ जाते थे और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? मुंह में पानी आता है ना, तो बजा नहीं पाता था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। एक प्रोग्राम में वो लोगों के सवाल के जवाब दे रहे थे। किसी ने मोदी से पूछा कि गुजरात के सीएम तो आप हैं, लेकिन देश के पीएम आप कब बनेंगे? नरेंद्र मोदी का जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मोदी ने जवाब दिया कि साल 1986 से वो पीएम है।
और सीएम तो और पहले से हैं, लोगों को मोदी की बात समझ में नहीं आई। तभी मोदी ने समझाते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने वालों को प्राइमरी मेंबरशिप लेनी होती है, यानी मैं जिस दिन से बीजेपी में शामिल हुआ उसी दिन से पीएम बन गया। और जहां तक रही बात सीएम की, मेरे लिए सीएम का मतलब है कॉमन मैन, यानी मैं पीएम भी हूं और सीएम भी हूं। मोदी कुर्ता लोगों में बहुत लोकप्रिय है, इसे स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है। लेकिन मोदी कुर्ता के डिजाइन का आइडिया कहां से आया, इस सवाल का जवाब है नरेंद्र मोदी। दरअसल आरएसएस और बीजेपी में संगठन का काम करने के दौरान मोदी को बहुत ट्रेवल करना पड़ता और वो खुद ही अपने कपड़े को धोते थे। एक दिन मोदी ने सोचा कि क्यों न कुर्ते की पूरी स्लीव को आधा कर दें, इससे धोने में आसानी होगी और प्रेस करने में भी। उन्होंने अपने कुर्ते की आधी बांह काटकर हाफ स्लीव बना दिया और यहीं से मोदी कुर्ते की शुरुआत हो गई। मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ा, उनके स्टाइल के कुर्ते का फैशन भी बढ़ने लगा। बात उन दिनों की है जब जम्मू कश्मीर आतंक की भट्टी में जल रहा था। बीजेपी ने एकता यात्रा के नाम से 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने का ऐलान किया था। मोदी की अगुवाई में एकता यात्रा का शंखनाद हुआ। इस ऐलान के बाद आतंकियों ने लाल चौक तक आने वालों को गोली मारने की धमकी दी थी। जब मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और डंके की चोट पर कहा था कि तिरंगा लाल चौक पर फहराएंगे, न बुलेट प्रूफ जैकेट में आएंगे और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी में, मोदी को सुनकर बगल में खड़े शत्रुघ्न सिन्हा एकदम प्रभावित हो गए। तब कहा था कि लोग बॉलीवुड से राजनीति में आते हैं, लेकिन आप राजनीति से बॉलीवुड में जा सकते हैं। 1962 में जब भारत और चीन में युद्ध हुआ, तब मोदी अपने गांव से मेहसाणा जाते थे और मेहसाणा रेलवे स्टेशन से ट्रेन से गुजरने वाले सैनिकों की सेवा में अपने मित्रों के साथ जुट जाते। तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। मोदी चाहते थे सेना में जाकर देश की सेवा करना, लेकिन उनके घर वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे। नरेंद्र मोदी जामनगर के करीब एक सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि मोदी की फीस चुका सके। आखिरकार मोदी का सैनिक बनने का सपना टूट गया। वो सेना की वर्दी तो नहीं पहन सके, लेकिन एनसीसी कैडेट बनकर उन्होंने अपनी इस हसरत को पूरा किया। नरेंद्र मोदी की 25 अनसुनी कहानियां अभी बाकी हैं। मोदी को दोस्तों से गप्पे लड़ाना क्यों पसंद है और उन्हें खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है, प्रधानमंत्री की कुछ और अनसुनी कहानियां देखते हैं। नरेंद्र मोदी को गप्पे लड़ाना पसंद है। कई बार जब मोदी अपने पुराने दोस्तों या परिचितों के बीच होते हैं तो दिल खोलकर बातें करते हैं, लोगों के उल्टे सीधे सवालों के जवाब तक देते हैं। मोदी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो जैसा दिखते हैं वैसे अंदर से बिल्कुल भी नहीं। कई बार मोदी अपनी हाजिर जवाबी से सबको ठहाके लगाकर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। वो मौके की नजाकत को भांपते हैं और उसी के हिसाब से किस्सा गढ़ने में माहिर हैं। बचपन से मोदी अपनी बातों से लोगों को हंसा देते थे और कई मौकों पर आज भी उनका यह हुनर दुनिया के सामने आता है। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी घर छोड़ हिमालय पर चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो सन्यासी बनने गए थे, तो कुछ लोग इसे आध्यात्मिक यात्रा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आज तक अपनी हिमालय यात्रा पर नरेंद्र मोदी खुलकर नहीं बोले। उनकी जिंदगी की खुली किताब में अगर कोई पन्ना आज तक अनछुआ है तो वो यही है। दरअसल हिमालय पर मोदी कहां कहां रहे, किससे मिले और क्यों लौट आए, ये किसी पहेली से कम नहीं। कई इंटरव्यू में मोदी से हिमालय की यात्रा के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन इस सवाल के जवाब को मोदी टाल गए। वो कहते हैं कि भविष्य में हिमालय यात्रा पर एक किताब लिखेंगे और उसी किताब में यात्रा से जुड़ा एक एक सच मौजूद होगा। आखिर मोदी ने अपनी हिमालय यात्रा पर पर्दा क्यों डाल रखा है, ये सबसे बड़ा राज है। क्या आप जानते हैं कि बीते 5 दशक से मोदी को खाने में क्या पसंद है? शायद अभाव में गुजरे बचपन की वजह से नरेंद्र मोदी पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। मोदी को खाने में 56 भोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी पसंद है। बीते वक्त में मोदी सीएम से पीएम बन गए, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी के खाने की पसंद नहीं बदली। मोदी बड़े चाव से खिचड़ी खाते हैं और यही खाना उनके सेहतमंद रहने की सबसे बड़ी वजह है। मोदी जब टूर पे होते हैं तो भी उनकी पहली पसंद खिचड़ी होती है। खास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए खिचड़ी बनाई जाती है। नरेंद्र मोदी जिस भी राज्य में जाते हैं वहां की भाषा में कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। आखिर कितनी भाषाएं जानते हैं मोदी? भारतीय कम्युनिटी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जैसे स्टेज पर उन्होंने नाम फिल्म का अपना मशहूर गाना गाया, नरेंद्र मोदी के आंसू फूट पड़े। मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने किसी गाने का इतना असर कभी महसूस नहीं किया था जितनी चिट्ठी आई है मैं दिखा। ये गाना मुझे पसंद है।
गुजराती नरेंद्र मोदी की मातृभाषा है, लेकिन स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीख ली। जब मोदी 13 साल के थे तब उन्होंने गुजराती भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता को पढ़ा। वक्त के साथ मोदी ने हिंदी भाषा सीखी, जबकि मराठी भाषा लिखना और पढ़ना भी मोदी जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने कई मराठी किताबों का गुजराती में अनुवाद किया है। नरेंद्र मोदी हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी लिख और पढ़ सकते हैं, जबकि पंजाबी और बंगाली भाषा को पूरी तरह समझ सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बांग्ला आकाशवाणी सुनते हैं और जब कार में सफर कर रहे होते हैं तो बंगाली गाने सुनते हैं। दरअसल बचपन से ही मोदी को जल्दी उठने की आदत है और इसी आदत की वजह से बंगाली आकाशवाणी सुनने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले मोदी को बंगाली भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन सुनते सुनते बंगाली गाने और खबरों को समझने लगे। संघ प्रचारक मोदी बीजेपी संगठन का काम करते हुए गुजरात की कुर्सी संभाल चुके थे। पहली बार मोदी की अलग अलग विभागों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग रखी गई। परिचय बैठक में प्रदेश के 40 बड़े अफसर शामिल हुए। एक एक करके सभी अफसरों ने मुख्यमंत्री को अपना परिचय दिया। बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अफसर हैरान रह गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अफसर का नाम लेते और उससे सवाल पूछते। ये तब था जब मोदी ने किसी का नाम नोट नहीं किया था। पहली मुलाकात में ही मोदी ने सभी 40 अफसरों के नाम और विभाग को याद कर लिया। इस घटना ने सभी अफसरों के होश उड़ा दिए थे। बात उनकी कल्पना से परे था कि इतनी जल्दी नरेंद्र मोदी ने नाम कैसे याद कर लिए। पहली बैठक से बाहर निकले अफसर समझ गए कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सख्त टास्क मास्टर साबित होने वाले हैं। रात 10 बजे का वक्त था। एक आईएएस के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और अगली आवाज सुनकर यकीन नहीं हुआ कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी ने अफसर से कहा कि 2 महीने से NH8 बंद है, लिहाजा सड़क की रिपेयरिंग में आपकी मदद चाहिए। देर रात में फोन करने के लिए पीएम मोदी ने आईएएस को सॉरी तक कहा था। मोदी की इस पहल का नतीजा यह हुआ कि अफसर ने अगले 4 दिनों में काम पूरा करवा दिया। 2 महीने से बंद हाईवे 4 दिन बाद फिर से खुल गया। मोदी की वर्किंग स्टाइल का नतीजा यह हुआ कि त्रिपुरा को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 8 खुल गया और ट्रांसपोर्ट ठप होने की वजह से लोगों को आ रही परेशानियों को दूर किया जा सका। अमेरिकी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए। उसी वक्त उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि हिंदुस्तान में सरदार पटेल की एक ऊंची सी प्रतिमा बने, जिसे दुनिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाने। तभी से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पर मोदी सरकार पटेल की विशाल प्रतिमा के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार 20 साल के बाद 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल की 182 फुट की ऊंची प्रतिमा है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची है। दिसंबर 1973 गुजरात में एक आक्रोश जन आंदोलन का आकार लेने वाला था। खाने के बिलों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे। जल्द ही यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में फैल गया। प्रदर्शन को जल्द ही बड़ा समर्थन मिलने लगा और सरकार के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन खड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी व्यापक जन आंदोलन के शिल्पकारों में से एक थे। इस आंदोलन को उस वक्त और ताकत मिली जब जयप्रकाश नारायण ने अपना समर्थन दे दिया। जयप्रकाश नारायण जब अहमदाबाद आए तब नरेंद्र मोदी से भी मिले। जयप्रकाश नारायण से हुई एक छोटी सी मुलाकात की बड़ी छाप मोदी पर पड़ी। नतीजा यह हुआ कि जयप्रकाश के विचारों से प्रभावित मोदी ने भ्रष्ट सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। आध्यात्म की तलाश करते करते नरेंद्र मोदी की मुलाकात स्वामी आत्मस्थानंद से हुई। मोदी ने स्वामी आत्मस्थानंद से दीक्षा लेने की गुजारिश की, लेकिन तब स्वामी जी ने मोदी को दीक्षा देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि आप में समाज सेवा के जरिए आध्यात्मिक ऊंचाई पाने का हुनर दिख रहा है। तभी से मोदी संन्यास का रास्ता छोड़कर सेवा के रास्ते पर निकल पड़े। 1975 से लेकर 1977 तक आरएसएस पर बैन रहा। इस दौरान संघ के तमाम नेताओं को पुलिस ने जेल में डाल दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को पुलिस छू तक नहीं सकी। 2 सालों में नरेंद्र मोदी ने कई बार अपना वेश बदला। कभी वो एक सरदार बनते तो कभी दाढ़ी वाले बुजुर्ग। मोदी के होलिया बदलने के पीछे जेल जाने का डर नहीं, बल्कि उन्हें मिली जिम्मेदारी थी। दरअसल आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी एंटी इमरजेंसी आंदोलनकारियों के गुजरात आने और वहां से बाहर जाने की यात्रा का पूरा इंतजाम देख रहे थे।
30 सितंबर 2001 को एक हवाई दुर्घटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया के अलावा कैमरामैन गोपाल बिष्ट काल के गाल में समा गए। पूरा देश जिस वक्त माधवराव सिंधिया के मातम को टीवी पर देख रहा था, उसी वक्त मोदी अपने दोस्त गोपाल बिष्ट की अंतिम यात्रा में शामिल थे। उनके परिवार के साथ दाह संस्कार के इंतजाम में जुटे हुए थे। अभी मोदी दाह संस्कार में ही थे, तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। फोन आया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल जी ने पूछा, भाई कहां हो? मोदी ने कहा, मैं शमशान में हूं। इस पर अटल जी ने कहा, तुम शमशान में हो, मैं तुमसे अब क्या बात करूं? लेकिन उन्होंने मोदी को अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का फोन आया, लेकिन बावजूद इसके अपने दोस्त गोपाल बिष्ट के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया खत्म करने के बाद ही वापस गए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।